बात सुजानगढ़ नामक गांव की है, जहां पर श्यामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी भावना के साथ श्यामू के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और दो बच्चे थे और बेटी का नाम कक्कू था। श्यामू मछलियां पकड़कर उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ मछलियों की कमी होती जा रही थी। श्यामू हताश होकर अपनी पत्नी भावना से बोला, भावना, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियाँ मिली थी तालाब में, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची। अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी जाऊँ तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियाँ मिल जाएं। श्यामू की बूढ़ी माँ श्यामू को श्यामू से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते, भगवान सबके लिए है, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन श्यामू मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियाँ मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहाँ उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा किशन श्यामू के पास आया और उसके पास आकर बोला, श्यामू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियाँ तालाब में कमी है तो ज्यादा भला कहाँ से मिलेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ किशन, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियाँ पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर किशन अब वहाँ से चला गया। श्यामू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी फंसे थे। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, नहीं मिला है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी श्यामू की बेटी कक्कू बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस सूखी सूखी ही खानी पड़ेगी, अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत। उसकी माँ कक्कू को बीच में रोकती हुई बोली, कक्कू, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो, चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है, अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। श्यामू समझ रहा था कि भावना सिर्फ कक्कू को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि श्यामू ज्यादा परेशान ना हो। भावना ने जल्दी से दाल चावल बनाना खाया। उसके बाद श्यामू अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ, भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा, बस तू निराशा को अपने गले से। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। श्यामू अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी श्यामू के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, श्यामू जब घर आया तो उसकी पत्नी भावना ने उसे, आज सुनते हैं माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर श्यामू बहुत परेशान हो गया और बोला, भावना, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ, अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा। अजी आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली शीला दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ, ये रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। श्यामू वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर श्यामू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है,
मैंने सुना है कि भावना पड़ोस से उधार मांग कर ये पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ, तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। श्यामू की माँ श्यामू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर श्यामू की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके उसे बोलती है, कक्कू बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जगाकर बाहर ले आ। और बेटा, तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। कक्कू दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। कक्कू उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुलाती हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ। जब कक्कू के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, कहती है, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही, मैंने उन्हें बहुत जगाया। भावना ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी! श्यामू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब श्यामू जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। भावना से बोला, भावना, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर भावना उस कोठरी को बंद कर देती है। श्यामू की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने तक श्यामू के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन श्यामू भावना से बोला, भावना, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ। श्यामू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे किशन दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। किशन ने जैसे ही श्यामू को देखा तो उसे, श्यामू भाई, अरे ओ श्यामू भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं किशन भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ श्यामू भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है किशन भाई। अच्छा। उसके बाद श्यामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, भावना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं? बताओ। हाँ हाँ भावना। जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता भावना, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन भावना, उसमें भी समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की। फिर भावना थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं भावना, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है माँ का आशीर्वाद रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह भावना जिद करके अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए दे देती है।
श्यामू मंगलसूत्र बेचकर उनकी बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई सारी चीजें खरीद कर ले आता है और भावना से कहता है, देखो भावना, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो और मैं तलकर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। श्यामू ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर भावना ने सारी चीजें और समोसे बनाने शुरू कर दिए। श्यामू ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही श्यामू के समोसे खाने को ये देखकर बहुत चिंता हो रही थी। श्यामू जब शाम को घर पहुंचा तो भावना से बोला, भावना, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं रहा, मेरे बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी श्यामू की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन श्यामू शाम को घर आया। भावना, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। श्यामू ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद श्यामू को नींद आ गई। अपनी माँ नजर आई जिसकी गोद में वो सोया हुआ था और श्यामू की माँ उससे कह रही थी, श्यामू बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी ये माँ। उसने भावना को सारी बातें बताई और भावना ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन श्यामू ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक श्यामू के सारे समोसे खत्म हो गए। श्यामू बहुत खुशी से घर आया और भावना से बोला, अपनी जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था जहाँ पर समोसे के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीजें मिलती थी। श्यामू की समोसे की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। तुम्हें पता है भावना, आज मेरे सारे समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे। ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थी और समोसे तलने का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद। एक महीना बीत चुका था। श्यामू की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। श्यामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते किशन श्यामू की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत। एक दिन किशन अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस श्यामू के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे, इसने समोसे की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं? चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। किशन श्यामू की दुकान पर जाता है और श्यामू से कहता है, अरे श्यामू भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। हाँ हाँ किशन भाई, क्यों नहीं। किशन ने श्यामू के समोसे खाए और मन में ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसों में, जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर किशन वहाँ से चला गया। अब किशन रोज श्यामू के समोसों को बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और श्यामू के समोसे खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने पंचायत बैठाई गई। मुखिया ने पंचायत में वीणा मौसी को बुलाया और बोला, आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ समोसे और जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते। लेकिन ये बात किशन को बिल्कुल पसंद नहीं। किशन श्यामू के घर के सामने से जा रहा था, तभी उसने श्यामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। भावना, अगर इस कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। ये सब सुनकर किशन सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन अच्छा, तो श्यामू की कामयाबी का ये राज है। श्यामू अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है, तो ठीक है,
मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। ना कोठरी रहेगी और ना ही श्याम। अगले दिन किशन ने रात को चोरी से शामू की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहाँ से कोठरी धूम धूम करके जलने लगी। शामू अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो शामू के पास आए और बोले, अरे भाई शामू, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी शामू को लेकर अपने साथ दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो शामू से बोला, अरे भाई शामू, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग को पंचायत है। तुम उस पंचायत में आओ, मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ वीणा मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था? आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं भावना के घर कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को शामू के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल शामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा, चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो किशन ही था। क्यों भाई किशन, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। किशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तो ठीक है, किशन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। श्यामू, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो किशन, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी शामू बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूँ कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहाँ पर फिर से एक नया घर बना लूंगा।